राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम वैदिक काल के आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि थे। कृषि, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे जौ, गेहूँ, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। आजकल की भांति ऋग वैदिक काल में भी कृषि वर्षा पर निर्भर थी। आर्य लोग समय अनुकूल वर्षा के लिए देवताओं की आराधना करते थे। वर्षा के अभाव में कुएं तथा नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। भूमि को हलों द्वारा जोता जाता था। हल कई बैलों के द्वारा खींचा जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में 2 प्रकार की भूमि होती थी, एक तो उर्वरा और दूसरी खिल्य। उर्वरा उस भूमि को कहते थे जिस पर फसल पैदा हो सकती थी और ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। खिल्य भूमि उसे कहते थे जो बंजर होती थी और ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था। वहाँ पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। पशुपालन, आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस समय आर्य लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का उनके जीवन में विशेष महत्व था। गोदान सबसे बड़ा दान माना जाता था। कालांतर में आर्यों ने गाय को पवित्र जानवर मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उस समय किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए गाय को ही मापदंड माना जाता था। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह थी कि क्रय विक्रय अथवा लेन देन के संबंध में गाय को विनिमय का माध्यम बनाया गया। दूध देने वाले पशुओं के अतिरिक्त आर्य लोग कुत्तों को भी पालते थे, क्योंकि जब वे शिकार को जाते थे तो कुत्ते बड़े उपयोगी सिद्ध होते थे एवं दूध देने वाले पशुओं की रखवाली भी करते थे। शिल्प, आर्यों ने शिल्प के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे। इसके अतिरिक्त चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में भी दक्ष थे। बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का कार्य भी करते थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के शानदार बर्तन बनाते थे। लोहार नेज़े, ढालें, तलवारें एवं भाले आदि का निर्माण करते थे। सुनार भी कई प्रकार के आभूषण बनाते थे। इस समय वैद्य भी थे जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके बीमार व्यक्तियों का इलाज करते थे। इन लोगों के धंधों के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। व्यापार वाणिज्य, आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। विदेशों से व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। आरंभ में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, परंतु बाद में गाय द्वारा मूल्य आंका जाने लगा। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उन दिनों निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊँटों, छकड़ों एवं घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। कपड़े तथा चमड़े की वस्तुओं का व्यापार भी होता था। उस युग में ऋण लेने व देने की प्रथा भी थी। यह कार्य वैश्य, साहूकार और महाजन करते थे। आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में मुख्य बिंदु निष्कर्ष रूप में मैं आपको बता रही हूँ। वो है वैदिक आर्यों का मूल आधार कृषि और पशुपालन ही था। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में
कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों व पशुओं के लिए ही लड़ी जाती थी। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है और गाय को अवंत्या भी कहा गया है। निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम लिया जाता था। पशु ही इस काल में मुख्य संपत्ति थी। ऋग्वेद काल में पणी मवेशियों के चोर होते थे तथा वे व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का सबसे उपयोगी पशु था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमारों द्वारा दी गई। ऋग्वेद काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। ऋग्वेद में नमक व कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसीद तथा उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि आर्य स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बसे थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। ऋग्वेद में अयस शब्द तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक काल के अंतर्गत दो काल आते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें अन्य जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके अलावा अन्य जो वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सूत्र साहित्य, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, इनसे जानकारी मिलती है। तो आर्यों के आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में भी कृषि ही आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगल कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी पशुधन की वृद्धि की कामना करते थे क्योंकि पशु ही उनकी संपत्ति का मुख्य आधार थे। इस काल की मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं और धान हो गई। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीहि नाम से हुआ है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। वैदिक आर्यों का चावल से प्रथम परिचय गंगा घाटी के दोआब में 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हुई। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। काले और लाल मृदभांड, केवल कृष्णवर्ण के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड थी, जबकि लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की मृदभांड परंपराएं थी। गैरिक मृदभांड, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कृष्ण लोहित मृदभांड, यह ऋग्वेद काल से संबंधित है। और चित्रित धूसर मृदभांड, यह उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है।
लोहे के प्रयोग से आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। लोहे द्वारा वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने तथा लोहे के फाल द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि की उपज में बढ़ोतरी हुई। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नील लोहित कृष्ण एवं लाल भांड हैं। शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। पुरुष मेघ सूक्त में अनेक शिल्प उद्योगों का वर्णन है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द मिलता है। इस काल में आर्य लोहे एवं तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। रत्तिका व गुंजा तोल की इकाइयाँ थीं। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी और शतमान चांदी की मुद्रा थी। गाय व निष्क लेन देन का माध्यम थी। वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की और कई इकाइयाँ थीं। इस प्रकार वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत थी।